दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रजामंडल की सीरीज पढ़ रहे थे। इन राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनकी चर्चा कर रहे थे अपन। देखिए अपन मुख्य तौर पर अगर बात करते हैं तो पिछले क्लासेज में जो प्रजामंडलों को अपन पढ़ चुके हैं, जैसे जयपुर प्रजामंडल की बात कर लिए, बूंदी प्रजामंडल की बात कर लिए हैं, मारवाड़ प्रजामंडल की बात कर लिए हैं, हाड़ौती प्रजामंडल की भी अपन बात कर चुके हैं, और बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, देखिए भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। अब पहले अपन बात कर लेते हैं जो प्रजामंडल स्थापना यानी प्रजामंडल की स्थापना होती है, इससे पहले कोई संगठन वगैरह बने थे भरतपुर में और किस प्रकार की गतिविधियां रहती है भरतपुर के शासन में, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। फिर आगे अपन प्रजामंडल की बात करेंगे, किस प्रकार से प्रजामंडल की स्थापना होती है। देखिए भरतपुर में जो प्रजामंडल बनने से पहले जो राजा थे किशन सिंह थे। ठीक है, लेकिन प्रजामंडल के दौरान इनके जो बेटे थे किशन सिंह के ब्रजेंद्र सिंह थे। तो अपन बात करते हैं ब्रजेंद्र सिंह किस प्रकार राजा बनते हैं और किशन सिंह किस प्रकार अपने पद से हटते हैं। देखिए जो महाराजा किशन सिंह थे भरतपुर के, ये पहले ही जनता के पक्ष में थे। ये उत्तरदायी भाई उदार प्रकार के राजा थे। ठीक है, जनता को रियायतें या सुविधाएं देने में ये उदारवादी राजा थे। ठीक है, तो इनका शासन रहा था 1918 से 1929 तक। ठीक है, देखिए ये उदार शासन के जिम्मेदार थे। ये उदार प्रकार यानी उदारता से रहते थे जनता के साथ में। देखिए इन्होंने गांव में जो स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना की थी। महाराजा किशन सिंह ने जो गांव में जो स्वायत्त शासित संस्थाएं थी उनकी स्थापना करते हैं। ये देखिए 1927 में 17वां जो भारतीय हिंदी भाषा सम्मेलन था, हिंदी साहित्य सम्मेलन था, 17वां हिंदी। ठीक है, 17वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन था। इसका आयोजन करवाया था 1927 में भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में इसका आयोजन करवाया था। देखिए इसके जो अध्यक्ष रहे थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष रहे थे GH ओझा रहे थे इसके। देखिए हिंदी के लिए खूब काम करते हैं भरतपुर में। हिंदी को भरतपुर में जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था इनके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हैं। और जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का जो 17वां सम्मेलन था जो 1927 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजन करवाते हैं किशन सिंह। ठीक है, देखिए जो ये अधिवेशन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी भाग लेते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसमें भाग लेते हैं, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज भी इसमें भाग लेते हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में जमनालाल बजाज, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए महाराजा किशन सिंह के संरक्षण में ठाकुर देशराज सिंह और रेवती रमन शर्मा तथा साउंड चतुर्वेदी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, अपन बात करते हैं शुद्धि आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। रेवती रमन शर्मा, ठीक है, साउंडमल चतुर्वेदी और एक ठाकुर देशराज सिंह, किशन सिंह के नेतृत्व, ये जो किशन सिंह के समय में, किशन सिंह के संरक्षण में इन लोगों ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। देखिए भरतपुर में
आर्य समाज का प्रभाव रहा था, ठीक है, आर्य समाज का प्रभाव रहा भरतपुर में। देखिए शुद्धि आंदोलन की अपन बात करते हैं तो ये आर्य समाज द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 2 बार आए थे। सबसे पहले करौली में आए थे, ठीक है। करौली के राजा मदनपाल के निमंत्रण पर करौली में सबसे पहले आते हैं 1865 में, ठीक है। ठीक है, फिर भरतपुर में भी आए थे 1881 में भरतपुर में आए थे। तो शुद्धि आंदोलन मूल रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। देखिए किस प्रकार का आंदोलन था मैं आपको बताता हूं। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह था कि जो हिंदू लोग थे वो दूसरे धर्म में जा रहे थे या हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल हो रहे थे, उन लोगों को या तो हिंदू धर्म में रोकना या जो दूसरे धर्म में जा चुके हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाना। इसके लिए जो ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। आर्य समाज द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू लोगों को दूसरे धर्म में शामिल हो चुके हिंदू लोगों को या तो वापस लाना या उनको हिंदू धर्म में यह था स्थान रखने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए मत, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म को यानी दूसरे धर्म में मत जाइए। तो इस प्रकार से ये शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन भाई यहाँ पर भी चलाया गया था भरतपुर में, ठीक है। मैं बात बता दी, जो ये ठाकुर देशराज सिंह थे, सावंतमल चौधरी थे, ठीक है, और जो रेवती रमन शर्मा थे, इनके द्वारा किशन सिंह के संरक्षण में चलाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा एक ध्यान रख लेना, एक अदर फैक्टर, स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदू लूथर। अब आगे बात करते हैं कि 15 सितंबर 1927 को, ठीक है, 1927 में या 15 सितंबर 1927 को किशन सिंह ने उत्तरदायी जो शासन स्वीकार कर लिया था जनता को, ठीक है, उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लिया था। जो जनता मांग कर रही थी उत्तरदायी शासन की रियासत में, इसको 15 सितंबर 1927 को किशन सिंह स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अब इससे अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो उत्तरदायी शासन दे रहा है, उत्तरदायी शासन स्थापित कर रहा है अपनी रियासत में, ये जनता का साथ दे रहा है। देखिए किशन सिंह से नाराज होकर जनता यानी सॉरी अंग्रेज इसको राजा के पद से हटा देते किशन सिंह को, ठीक है। इसका जो एक बेटा था अल्पवयस्क था, कम उम्र में था, ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है, ये कम उम्र में था। इसको राजा बना देते हैं अंग्रेज, ठीक है। देखिए अब ये कम उम्र में राजा था तो इसका जो संरक्षक कौन बने, इसके जो प्रशासनिक जो कार्य थे भरतपुर के, उनको कौन संभाले। देखिए अंग्रेजों ने जो ये ब्रजेंद्र सिंह का एक संरक्षक बनाया था, अंग्रेजों में से ही एक अंग्रेज अधिकारी को, डंकन मैकेंजी था उसका नाम, ठीक है, डंकन मैकेंजी। इसको इसका दीवान बना दिया गया था भरतपुर का, संरक्षक मान लो दीवान मान लो, संरक्षक और दीवान दोनों ही बना दिया आके कि डंकन मैकेंजी भरतपुर के जो प्रशासनिक कार्यों में ब्रजेंद्र सिंह की हेल्प करेगा। ये अल्पवयस्क था, कम उम्र में राजा बना दिया गया था इसको, ठीक है। तो एक प्रकार से भाई पूरे अधिकार खुद ले लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। भाई ये कम उम्र में राजा रहेगा तो ये क्या फैसले ले पाएगा। किशन सिंह को हटा दिए थे अंग्रेज, तो डंकन मैकेंजी को संरक्षक बना दिया गया था और भरतपुर का दीवान बना दिया गया था। अब देखिए जनता अंग्रेजों को विरोध में आ जाती है,
कि किशन सिंह को राजा के पद से हटा दियो। किशन सिंह भाई जनता के पक्ष में सही कार्य कर रहा था, उत्तरदायी शासन के लिए तैयार हो जाता है। तो जनता अब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है किशन सिंह के पक्ष में, ठीक है। अब एक समिति बनाई जाती है, हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, 1912 में इसकी स्थापना की जाती है, हिंदी साहित्य समिति की। देखिए जो इसके संस्थापक थे गंगा प्रसाद शास्त्र और जगन्नाथ दास अधिकारी थे, ठीक है, जगन्नाथ दास अधिकारी। अधिकारी रहे होंगे भाई, तो इसका नाम, इनका नाम था जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्र, ठीक है। शास्त्रों के क्या था, गंगा प्रसाद जी, तो गंगा प्रसाद शास्त्र इनका नाम था और जगन्नाथ दास अधिकारी। लेकिन जगन्नाथ दास अधिकारी का एक समाचार पत्र भी था, वैभव, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। 1920 से प्रकाशित करने लगे थे जो जगन्नाथ दास अधिकारी, वैभव इनका समाचार पत्र था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट अभी। वैभव समाचार पत्र भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित जो समाचार पत्र है। अब आगे बात करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य समिति है, हिंदी को लेकर भरतपुर में खूब ही प्रयास किए गए थे भाई, ठीक है। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा भी दे दिया गया था किशन सिंह के द्वारा। अब एक और जो संगठन बनता है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। ठीक है, ये जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है 1928 में, ठीक है। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है। मोतीलाल यादव और ठाकुर देसराज सिंह इसके संस्थापक थे, ठीक है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ के मोतीलाल यादव और ठाकुर देसराज सिंह। देखिए 1928 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की अपन अब एक प्रजा का संघ बनाएंगे, जनता के द्वारा एक संघ बनाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ अपन विरोध करेंगे, ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह इधर कम उम्र में था। देखिए 1928 में ही, ठीक है, इस संस्था ने राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद बनाई गई थी 1928 में। अपन बात कर चुके 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी और 1928 में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। तो उसका अधिवेशन भरतपुर में करवाने की मांग की थी, या भरतपुर में जो उसका राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन करवाने की मांग की थी कि हम यहाँ पर अधिवेशन करवाएंगे या सम्मेलन करेंगे राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का। उसका निर्णय लिया इन्होंने। देखिए डंकन मैकेंजी जो दीवान था, इसने जो सम्मेलन करवाने, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन करवाने से पहले ही ठाकुर देसराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। जो दीवान था डंकन मैकेंजी, ठीक है, इसने ठाकुर देसराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, भरतपुर में कांग्रेस मंडल भी बनाया गया था। भरतपुर कांग्रेस मंडल बनाया गया था। उस समय देखिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आगरा जा रहे थे, तो भरतपुर स्टेशन पर रुके हुए थे जो नेहरू जी, भरतपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए इनसे गोकुल चंद्र शर्मा और गौरीशंकर मित्तल मिलते हैं भरतपुर स्टेशन पर। गोकुल चंद्र शर्मा
और गौरीशंकर मित्तल। देखिए मैं इसको, देखिए नाम आप लिख लेना, गोकुल चंद्र शर्मा, ठीक है, और गौरीशंकर मित्तल, भरतपुर कांग्रेस मंडल। देखिए गोकुल चंद्र शर्मा का नाम इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, और आप चाहो तो गौरीशंकर मित्तल का नाम याद रख लेना, यही बस लिख लेना। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की जाती है 1937 में। देखिए भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना जो की जाती है, मैं आपको बता रहा था पहले कि नेहरू जी आगरा जा रहे थे, भरतपुर स्टेशन पर रुके हुए थे, तो ये लोग थे गोकुल चंद्र शर्मा और गौरीशंकर मित्तल, नेहरू जी से मिलते हैं और पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। तो नेहरू जी के कहने पर इन लोगों ने भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्रजामंडल की। अब प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। अब इन लोगों को ये कांग्रेस मंडल भी बना चुके थे भरतपुर में, अब इनको लगने लग गया था कि भाई अब अपने को प्रजामंडल की स्थापना कर लेनी चाहिए और जो अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए उत्तरदायी सरकार के लिए। ठीक है, देखिए 4 मार्च 1938 को स्थापना होती है, ठीक है, 4 मार्च 1938 को स्थापना होती है भरतपुर प्रजामंडल की। अब बात करते हैं अपन स्थापना भरतपुर प्रजामंडल की भरतपुर में नहीं की गई थी, ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। हरियाणा में पड़ता है। देखिए रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी का घर था, तो अब भाई देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जाकर उसी रियासत में तो कोई काम कर नहीं सकते ज्यादा बड़े लेवल पर, तो इन्होंने सोचा कि भाई अपन अब स्थापना कहाँ पे करें, तो ये स्थापना करते हैं रेवाड़ी में जाके जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो और जो संस्थापक थे, किशनलाल जोशी थे, भाई जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर इसकी स्थापना की जाती है। किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्यंदर, ठीक है, मास्टर आदित्यंदर, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी संस्थापकों में से थे। किशनलाल जोशी, मास्टर फकीर चंद्र, ये संस्थापकों में से थे। तो आप नाम लिख लेना इनका। देखिए जो इंपॉर्टेंट नाम है तो मैं लिख देता हूं। देखिए मास्टर फकीर चंद का भी नाम आता है, मास्टर फकीर चंद भी आप नाम लिख सकते हो। मास्टर आदित्येंद्र का नाम मैं लिख दिया हूँ, जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम मैं लिख दिया हूँ, गोपीलाल यादव का नाम मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। एक नाम है जो इम्पोर्टेंट, और भाई किशनलाल जोशी का भी आप नाम लिख लेना। ठीक है, देखिए इन्होंने ये संस्थापक थे भाई, इन्होंने स्थापना कर ली रेवाड़ी में
स्थापना कर लेते हैं। मास्टर आदित्येंद्र की अपन बात कर रहे हैं भाई, अलग एक फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। ये आगे चलकर राजस्थान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मास्टर आदित्येंद्र, हालांकि बाद में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने, ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मास्टर आदित्येंद्र, बाद में जनता पार्टी में चले जाते हैं। देखिए जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, भैरव सिंह शेखावत उसमें मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जो संगठन यानी गठबंधन करके जो बनती है उस समय सरकार, उसमें मास्टर आदित्येंद्र और भैरव सिंह शेखावत के बीच में चुनाव करवाया जाता है भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो भैरव सिंह शेखावत उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं और मास्टर आदित्येंद्र हार जाते हैं, ठीक है। तो ये जनता पार्टी से थे और वो जनसंघ से थे, ठीक है। तो ये थोड़ा अदर फैक्ट था, मैं बता दिया हूँ आपको। 1977 में बनी थी भाई जो गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम बार। पहले से कांग्रेस बनती आ रही थी, केंद्र में भी उस समय गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और राजस्थान में भी 1977 में। अब देखिए अपन इसकी बात कर ले, जो प्रजामंडल स्थापना की बात कर ले। प्रजामंडल स्थापित हो गया, रेवाड़ी में स्थापित होता है, इन लोगों द्वारा स्थापना कर ली जाती है प्रजामंडल की। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए जो कुछ समय बाद में जो अपन में बात बता रहा था अभी मास्टर फकीर चंद की, ये भी भाई संस्थापकों में से, तो इसका भी नाम क्यों ही रहने दे, लिख देता हूं मैं, ये बुरा मान जाएंगे, मेरा नाम तो लिखे नहीं। देखिए कुछ समय बाद में जो मास्टर फकीर चंद और ठाकुर देसराज सिंह प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं, ठीक है। मास्टर फकीर चंद और जो ठाकुर देसराज सिंह का मैं नाम बताया था अभी पहले, ये प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं। और देखिए इन्होंने एक अलग ही पार्टी बना ली थी, जमींदार किसान सभा, ठीक है, जमींदार किसान सभा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जमींदार किसान सभा बना ली थी। देखिए जो ये पार्टी थी कि जमींदार किसान सभा, इसने राजाओं का साथ दिया था, ठीक है। प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं और वापस राजाओं के पक्ष में आ जाती हैं भाई। इस समय ब्रजेंद्र सिंह बन चुके थे, पहले किशन सिंह तो उदार प्रकार के राजा थे, जनता के प्रति उदार थे। अब ब्रजेंद्र सिंह अंग्रेजों के अंडर में रहते थे भाई, दीवान डंकर मैकेंजी को बना रखा था इधर। तो ये जमींदार जो किसान सभा थी, ये अंग्रेजों का साथ या राजाओं का साथ देती है, ठीक है। देखिए अब सरकार ने, जो ये सरकार थी भाई, राजा था, अंग्रेज थे, तो सरकार ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देती है सरकार, ठीक है। इसके खिलाफ, जो प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के खिलाफ 21 अप्रैल 1939 को एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। 21 अप्रैल 1939 को सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है सरकार द्वारा प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के विरोध में, ठीक है। 21 अप्रैल 1939 को सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। देखिए एक महिला व्यक्तित्व का भी नाम आता है इस प्रजामंडल के दौरान, त्रिवेणी देवी। ठीक है, जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, तो उस आंदोलन को लीड किया था त्रिवेणी देवी ने। तो त्रिवेणी देवी का नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। त्रिवेणी देवी इनमें से किस किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। ये त्रिवेणी देवी इनमें से या निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित रही है त्रिवेणी देवी। जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसको लीड किया था त्रिवेणी देवी ने। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया था भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा,
कि इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसके कि भाई राजाओं के और सरकार के खिलाफ इन्होंने एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था 27 अगस्त से 2 सितंबर तक, ठीक है, 1940 में 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक। ये थोड़ा देख लेना भाई, इस प्रकार के फैक्ट ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय सप्ताह एक मुख्य तौर पर अगर ध्यान रखना चाहो तो आप एक जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी याद में हर साल मनाया जाता था भाई राष्ट्रीय सप्ताह, वो थोड़ा ध्यान रख सकते हो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष मनाया जाता था, ये तो 1940 में मनाया गया था। 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 को राष्ट्रीय सप्ताह भरतपुर में मनाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाई बड़े लेवल पर देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी याद में हर वर्ष राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता था, ठीक है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह दिवस जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में मनाया जाता था। देखिए अब आगे बात करते हैं। पहले प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देती है सरकार, लेकिन अब जब ये किसान लोग थे या प्रजामंडल के लोग थे, ये विरोध ज्यादा बड़े लेवल पर कर रहे थे, तो बस सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन सरकार वापस प्रजामंडल को स्वीकृति नहीं देती है। ये सरकार बोलती है प्रजामंडल वालों को भाई आप एक अलग से कोई नाम, अलग नाम से कोई संगठन बना सकते हो, उसको हम मान्यता दे देंगे या रजिस्टर्ड कर देंगे उसको। तो देखिए इन्होंने फिर नाम रखा था प्रजामंडल का प्रजा परिषद के रूप में पंजीकरण कर दिया गया था, ठीक है। प्रजामंडल का नाम बदलकर प्रजा परिषद के रूप में पंजीकरण कर देते हैं 23 दिसंबर 1940 को, ठीक है। 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण कर देती है सरकार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लाइन टू लाइन लिख सकते हो। 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण कर दिया जाता है 23 दिसंबर 1940 को। देखिए अब बात आती है भाई, जब ये रजिस्टर्ड कर देते हैं तो अब राजा क्या करेगा, राजा की गतिविधियों की बात आती है आगे। राजा क्या सुविधाएं देगा या जनता के प्रति किस प्रकार से धीरे धीरे उदार होगा, उदार होना भी पड़ेगा। देखिए राजा ने केंद्र में जो खुद का जो सरकार के जो केंद्र में सलाह के लिए एक समिति बनाई थी, ठीक है, सलाहकारी समिति। ठीक है, राजा द्वारा बनाई गई थी सलाहकारी समिति खुद के केंद्र में जो सलाह के लिए। देखिए अब ये समिति, अभी भाई मेरे केंद्र में यानी मैं जो सरकार में सलाह के लिए एक समिति बनाता हूं, लेकिन ये समिति सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी राजा की। और भाई वही बात थी भाई पहले तो घोषणा तो कर देता है लेकिन सही तरीके से घोषणाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ब्रज जय प्रतिनिधि समिति की स्थापना की जाती है फिर 1942 में। ठीक है, 1942 में ब्रज जय प्रतिनिधि परिषद या समिति 1942 में स्थापना की जाती है। देखिए इसमें राजा कहता है कि इसमें 50 सदस्य रख सकते हो, जिसमें 13 तो मैं खुद मनोनीत करूंगा और 37 का चुनाव होगा। ठीक है, ठीक है, 13 तो मनोनीत होंगे राजा के द्वारा और 37 निर्वाचित होंगे। तो ब्रज जय प्रतिनिधि परिषद में इसमें जो 50 सदस्य रखे गए थे, तो इसमें राजा करता है 13 को तो मनोनीत और 37 में चुनाव होता।
तो 37 जो ये कैंडिडेट थे ये जनता की तरफ से थे, तो इसमें और भी भाग लिए थे और कैंडिडेट, और इसमें ब्रज जया प्रतिनिधि जो परिषद समिति थी इसके जो कैंडिडेट भी भाग लिए थे। तो इस जो ये चुनाव हुए थे 37 सीटों में से वह अच्छी खासी सीटें मिल चुकी थी ब्रज जया प्रतिनिधि समिति या परिषद को, अच्छी सीटें मिल चुकी थी इनको। 13 राजा मनोनीत कर दिया था, 13 को। देखिए अब इस पर जो परिषद थी, प्रजा परिषद को अच्छी सीटें मिल जाती इसमें। जो देखिए ये मैं भी गलत बोल गया था, ब्रज जया प्रतिनिधि परिषद को अच्छी सीटें मिल जाती है, लेकिन मैं जो ये स्टेटमेंट होगा इसका कि इस जो प्रतिनिधि परिषद में जो प्रजा परिषद बनाई गई थी, अपन बात कर चुके पहले, प्रजा परिषद को अच्छी सीटें मिल जाती हैं, ठीक है, और 13 मनोनीत कर देता राजा, ठीक है। प्रजा परिषद के जो नेता थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र उपनेता थे, ठीक है। नेता थे, मुख्य नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी और उपनेता थे मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब राजा पर आगे दबाव पड़ता है, और ज्यादा दबाव पड़ता है, भाई ये सभा बना लिए, 13 लोगों को मनोनीत खुद राजा कर लेता है, 37 इधर निर्वाचित होते हैं, भाई चुनाव करवाए जाते हैं। अब और भी ज्यादा दबाव आया राजा पर, भाई उत्तरदायी शासन के लिए भाई अब तो करना ही पड़ेगा। देखिए 3 अक्टूबर 1947 को राजा एक मीटिंग बुलाता है, लक्ष्मण मंदिर पड़ता है भरतपुर में, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर में 3 अक्टूबर 1947 को एक सभा बुलाई जाती है, ठीक है। अब इसमें राजा कहता है कि भाई 11 सदस्यों की संविधान निर्माण समिति का गठन करेंगे, 11 सदस्यों की संविधान निर्माण समिति का गठन करेंगे। लक्ष्मण मंदिर में सभा बुलाई जाती है 3 अक्टूबर 1947 को। देखिए ये घोषणा की गई थी, इसमें 11 सदस्यों वाली जो संविधान निर्माण समिति, इसमें 4 जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। राजा द्वारा घोषणा की गई थी जिसमें 11 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगे वो जनप्रतिनिधि होंगे, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि होंगे, लोकप्रिय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनको। देखिए अब 4 जनता के मंत्री जाते हैं, इसमें 4 सदस्य भाग लेते हैं, 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राजा के द्वारा। एक तो जो मंत्री थे मास्टर आदित्येंद्र, देखिए इंपोर्टेंट नाम है भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े नेताओं में से, एक तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का और मास्टर आदित्येंद्र का, ठीक है, और एक किशन लाल जोशी का। तो थोड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इनको तो थोड़ा ढंग से देख लेना। मास्टर आदित्येंद्र इसमें जाते हैं और गोपीलाल यादव, देखिए ये प्रजा परिषद की तरफ से भाग लेते हैं। इन 4 जो मंत्री गए थे इनमें प्रजा परिषद की तरफ से जाते हैं गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र। अब देखिए जमींदार किसान सभा की तरफ से भी एक कैंडिडेट लेते हैं ठाकुर देशराज सिंह को, ठीक है, ठाकुर देशराज सिंह को जमींदार किसान सभा की तरफ से लेते हैं। देखिए एक हिंदू महासभा की तरफ से लेते हैं हरिदत्त शर्मा को, अलग नाम आता है। हिंदू महासभा की ओर से भाग लेते हैं हरिदत्त शर्मा। जमींदार किसान सभा की तरफ से भाग लेते हैं ठाकुर देशराज सिंह और गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र जो लेते हैं प्रजा परिषद की तरफ से। तो 4 कैंडिडेट हो गए, ठीक है, मंत्रिमंडल में 11 में से 4 को ले लिए, जनप्रतिनिधि थे इनको ले चुके हैं। देखिए पट्टाभी सीतारामैया का नाम आप सबने सुना होगा, खूब नेतागिरी करते हैं ये प्रजामंडलों के दौरान भी। देखिए जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे उस समय भी इनकी खूब चलती थी भाई, खूब चर्चा में रहते थे पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टा मैं नाम तो लिख देता हूँ उनका, ठीक है। देखिए इसके बाद जो ये प्रतिनिधियों की जो ये सभा मंत्रिमंडल बनाया गया था 11 लोगों का,
11 सदस्यों की, जिनमें 4 जनप्रतिनिधि लिए गए थे। इसके बाद में जो पट्टाभी सीतारामैया का एक कथन था इसके लिए कि सामंती युग का अंत हो गया है, ठीक है, आप लिख सकते हो, पूछा जा सकता है ये कथन किसका है। इनका कथन था अब सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा, ठीक है। सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा। इस पट्टाभी सीतारामैया का कथन था। देखिए अब आगे बात करते हैं। जो मंत्रिमंडल बनाया गया था राजा के द्वारा, ये भी भाई कुछ समय बाद में फेल हो गया था या सही तरीके से काम नहीं कर पाया था, और भरतपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लग गए थे, ठीक है, दंगे होने लग गए थे भरतपुर में। तो राजा से खुद संभल नहीं पाता है, जो संभल नहीं पाती स्थितियां यहाँ की। तो राजा ब्रजेंद्र सिंह थे, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, आपको पता है। अब ब्रजेंद्र सिंह खुद परेशान हो जाते, परिस्थितियां जब संभलती नहीं है, कंट्रोल नहीं होती है तो इनसे, और एक खुद ही आगे चलकर अंग्रेजों को या सरकार को भरतपुर को सौंप देते हैं, ठीक है, भरतपुर का शासन भारत सरकार को सौंप देते हैं, ठीक है। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर का शासन भारत सरकार को सौंप देते हैं। इनसे जो स्थितियां जो परिस्थितियां जो भी चल रही थी, यहाँ पे दंगे चल रहे थे, ये नियंत्रित नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती है, तो भारत सरकार को खुद ही भरतपुर का शासन सौंप देते हैं या प्रशासन सौंप देते हैं ब्रजेंद्र सिंह। देखिए आगे चलकर या कालांतर में भरतपुर को मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया था, या मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं, भरतपुर प्रजामंडल कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग बड़े प्रजामंडल कंप्लीट हो चुके हैं। एक मेवाड़ प्रजामंडल बचा है बड़ा, वो भी अपन कर लेंगे शायद नेक्स्ट क्लास में मेवाड़ प्रजामंडल ही करेंगे अपन, ठीक है। जो कुछ संगठन थे उनकी बात कर लिए हैं। भरतपुर प्रजामंडल बना था 1938 में 4 मार्च को। किशन सिंह राजा थे इस शुरुआत में भरतपुर में, लेकिन इसके बाद में 1929 में उनके बेटे को बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। किशन सिंह को हटाकर ब्रजेंद्र सिंह को बना दिया गया था। कम उम्र में राजा बनता है, डंकन मैकेंजी को दीवान बनाया जाता है, ठीक है। लगभग सभी शक्तियां भाई डंकन मैकेंजी के पास आ गई थी, अल्पवयस्क सत्ता जो ब्रजेंद्र सिंह। त्रिवेणी देवी का नाम थोड़ा ध्यान रखना, सत्याग्रह वो लीड करती है भरतपुर वाले को, ठीक है। देखिए एक फैक्ट और बता देता हूँ, हालांकि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। मैं जुगल किशोर चतुर्वेदी का गाँव पूर्ण शब्द, बस जुगल किशोर चतुर्वेदी को आप बस ध्यान रखना। जो मथुरा के पास एक सौंप गांव है, वो जुगल किशोर चतुर्वेदी का गांव था, ठीक है। मथुरा के पास था सौंक गांव, लिख देता हूं, ठीक है। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी का गांव था ये, राजस्थान के नेहरू के नाम से जाने जाते थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान के नेहरू। तो अब देखिए भरतपुर प्रजामंडल कंप्लीट हो चुका है अपना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।